हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सूर्य प्राइम सीकर पे। देखो, आज फिर हम लोग नेक्स्ट सेकंड क्लास आपकी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की लेके आया हूं। फर्स्ट क्लास से आप लोगों ने अच्छे से स्टडी की होगी और जो भी टॉपिक्स आप लोगों को करवाए थे उनको लर्न करते रहना। नेक्स्ट जो क्लास है वो क्लास आज फिर आपके थ्योरेटिकल पोर्शन पे रहेगी और इससे नेक्स्ट जो क्लास नंबर 3 आएगी वो आपके न्यूमेरिकल पोर्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा। यानी यहाँ तक आपका थ्योरेटिकल है, उसके बाद में आपका न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग लास्ट क्लास में थ्योरी हमने डिस्कस की थी, पार्टनरशिप का मीनिंग हमने डिस्कस किया था, पार्टनरशिप की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी, पार्टनर्स का मीन्स हमने डिस्कस किया था, पार्टनरशिप फ्रॉम का मीन्स हमने डिस्कस किया था, पार्टनरशिप फ्रॉम के नेम का हमने डिस्कस किया था, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप हमने डिस्कस किया था और लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था राइट्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, आज देखो जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है सबसे फर्स्ट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, LLP। ठीक है, देखो LLP है वो अपना एक सेपरेट एक्ट है और LLP का जो एक्ट बना था वो बना था 2008 में। यानी कि 2008 से पहले अपने यहाँ LLP नहीं थी, 2008 के बाद में अपने क्या है LLP एग्जिस्टेंस में आई थी। LLP वैसे कुछ नहीं है, LLP क्या है कि कंपनी और पार्टनरशिप दोनों का मिक्सअप है। यानी कि दोनों के फीचर्स यहाँ क्या होते हैं, अवेलेबल है LLP में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में। तो देखो हम लोग डिस्कस करते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। नोट्स वगैरह आप लोग प्रिपेयर करते रहना। मैं बार बार आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि ये जो नोट्स है वो CUT लेवल, CA लेवल, 12th लेवल और मोस्ट ऑफ आप लोगों का बोर्ड जो पैटर्न है, जो MCQ पैटर्न है, उस पैटर्न के ऊपर फोकस किया हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे LLP में देखना कि द LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इन इंडिया कम इनटू एग्जिस्टेंस विथ द इनएक्टमेंट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है, यानी LLP का एक सेपरेट क्या है, एक्ट प्रिपेयर है और वो एक्ट कौन सा है, 2008। 2000 एक्ट के थ्रू ही अपनी LLP क्या आई थी, एग्जिस्टेंस में आई है, which lay down the law for the formation and regulation of limited liability partnership। और ये जो लॉ है वो अपने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को किस तरीके से फॉर्मेशन किया जाए, यानी किस टाइप से इसको स्टार्टअप किया जाए और किस टाइप से इसके क्या किया जाए, रेगुलेशन किया जाए। यानी LLP को किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा और किस तरीके से उसको फॉर्मुलेट किया जाएगा, यानी उसका फॉर्मेशन किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग अपने को रूल एंड रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स अपने को क्या करता है, ये एक्ट बताता है। ठीक है, तो यहां तक देखो LLP में अभी तक हमने डिस्कस किया कि LLP जो एक्ट है वो 2008 है और 2000 एक्ट हमें बताता है कि LLP का फॉर्मेशन किस टाइप से होता है और LLP जो है उसको किस टाइप से रेगुलेट किया जाता है, उसके रिगार्डिंग जितने भी रूल और रेगुलेशंस हैं वो अपना LLP एक्ट 2008 में डाला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, LLP की डेफिनेशन। डेफिनेशन में देखना लिमिटेड लाइबिलिटी डेफिनेशन में देखना लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स ए पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। यानी ऐसी कोई पार्टनरशिप जो इस एक्ट में, पार्टनरशिप एक्ट जो 2008 है, जो LLP बना हुआ है, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, इस एक्ट में जो LLP के रूप में क्या हुई है, रजिस्टर्ड हुई है, वही अपनी क्या है, LLP है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है। ठीक है, नेचर ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के नेचर क्या है मेनली, यानी कि जैसे हमने पार्टनरशिप है हमने डिस्कस किया था, पार्टनरशिप के फीचर्स वगैरह,
इसी टाइप से एलएलपी का नेचर्स क्या है। सबसे फर्स्ट एलएलपी की यदि बात करें तो इसको बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेशन फॉर्मुलेटेड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। देखो बॉडी कॉर्पोरेशन का मीन्स होता है एज ए कंपनी, यानी इसको एज ए कंपनी के रूप में इसको क्रिएट किया जाता है। जैसे आपको पार्टनरशिप में डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप में सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं होती है, लेकिन एलएलपी में सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट मींस पार्टनर से अलग है और पार्टनरशिप फ्रॉम में अलग है, ये एलएलपी में होता है। जबकि पार्टनरशिप की बात करें तो वहां पार्टनर को और पार्टनरशिप फ्रॉम को दोनों को सेम माना जाता है, यानी दोनों में किसी भी टाइप का कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड देखना, इट इज ए लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट इट्स पार्टनर। ये लीगल एंटिटी है जो अपने पार्टनर से क्या होती है, सेपरेट होती है, यानी पार्टनर अलग है और अपना लिमिटेड लाइबिलिटी फ्रॉम क्या है, अलग है, यानी दोनों को सेपरेट कंसीडर्ड किया जाता है। थर्ड, ए एलएलपी सेल है वो परपेचुअल सक्सेशन। देखो परपेचुअल सक्सेशन मींस होता है कि आपके पार्टनर जो है एलएलपी में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में, वो पार्टनर चाहे कितने ही चेंज हो जाए लेकिन आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का जो एग्जिस्टेंस है वो वैसा का वैसा रहेगा, उसमें किसी भी टाइप का कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, सपोज दैट ऑल पार्टनर्स की यदि डेथ भी हो जाती है ना तो उस कंडीशंस में भी एलएलपी जो है ना उसका डिजोलेशन नहीं होगा या वाइंडिंग अप नहीं होगा। समझ गए इस चीज को। बट पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिक आपकी पार्टनरशिप फ्रॉम क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखना, एनी चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ ए लिमिटेड एलएलपी शेल नॉट बी अफेक्टेड द एग्जिस्टेंस राइट्स लाइबिलिटी ऑफ द एलएलपी। यदि कोई पार्टनर यदि आपका चेंज होता है, जैसे अपने लिमिटेड लाइबिलिटी में पार्टनरशिप में 50 पार्टनर्स हैं, 50 में से यदि 10 पार्टनर क्या हो जाते हैं, अपने पार्टनरशिप फर्म को छोड़ देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपकी एलएलपी जो है ना उस एलएलपी में किसी भी टाइप का चेंज नहीं आएगा, यानी कि ना तो उसके एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट आएगा, ना उनके राइट्स के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा, ना उनके लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट आएगा। यानी पार्टनर चाहे आए चाहे जाए, आपकी एलएलपी जो है वो वैसी की वैसी एग्जिस्टेंस में रहेगी, उसमें किसी भी टाइप का कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट अप्लाई टू ए एलएलपी, यानी एलएलपी जो है उसके ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई नहीं होता है। इसके लिए आपका एक सेपरेट एक्ट बनाया हुआ है और वो एक्ट जो है वो आपका है 2008। 2008 जो एक्ट है वो आपका एलएलपी का एक्ट है। ठीक है, एलएलपी के नेक्स्ट यदि नेचर के हम लोग डिस्कस करें, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लाइबिलिटी फ्रॉम, यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बोथ के बीच में अपने को डिस्कस करना है डिफरेंस। ठीक है, सबसे फर्स्ट हमने कॉलम प्रिपेयर किया है बेसिस ऑफ डिफरेंस का, सेकंड कॉलम प्रिपेयर किया है पार्टनरशिप का, थर्ड प्रिपेयर किया है एलएलपी का लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम लोग देखें तो एप्लीकेबल लॉ, तो आप लोगों को देखो डिस्कस करवाया हुआ है पार्टनरशिप के लिए एक्ट है 1932 और एलएलपी के लिए एक्ट है 2008। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट अपने को देखना है कि एक्ट 1932 है यहां और एलएलपी के लिए एक्ट कौन सा है, 2008 आपका एलएलपी के लिए एक्ट है। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन, देखो मैंने आपको पार्टनरशिप में बताया था कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और चाहो तो रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवा सकते। तो यहां लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका ऑप्शनल है, बट कंपनी जो एलएलपी है उसका रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी है एज ए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, यानी कंपनीज का जो रजिस्ट्रार होता है वहां अपने को रजिस्ट्रेशन इसका करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्रिएशन, पार्टनरशिप का जो क्रिएशन होता है वो होता है बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट करते पार्टनरशिप बन जाएगी। वो एग्रीमेंट बहुत टाइप का हो सकता है, रिटन और ओरल, बट यदि अपने को एलएलपी स्टार्टअप करनी है
तो उसका क्रिएशन बाय लॉ होगा, लॉफुल एग्जिस्टेंस इसका होता है पार्ट एलएलपी का। तो यहां नोट करवाया हुआ मेरा, क्रिएट बाय एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के थ्रू इसको क्रिएट किया जाता है, जबकि इसकी बात करें तो क्रिएट बाय लॉ, लॉ के थ्रू इसको क्रिएट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट का मींस एज ए कंपनी की तरह वो क्या होता है, इफेक्टिव वर्किंग करेगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप जो होता है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होता है। ठीक है, तो देखना इसमें बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बिकम पार्टनर्स, यानी कि बॉडी कॉर्पोरेशन का मींस कि जो कंपनीज वगैरह होती है वो अपने पार्टनर्स नहीं होते यहां, जबकि यहां क्या होता है, बॉडी कॉर्पोरेट कैन बिकम इट्स पार्टनर, बॉडी कॉर्पोरेट जो होती है वो पार्टनर बन सकते हैं। ठीक है, तो मेन अपने यहां डिफरेंस कितने हो गए, 4 डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस हमने डिस्कस किया है एक्ट का, तो एक्ट में हमने डिस्कस किया कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, एलएलपी एक्ट 2008 है। सेकंड हमने डिस्कस किया रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है बट कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपल्सरी है, और उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कंपनीज रजिस्ट्रार के पास में। थर्ड जो हमने डिस्कस किया वो डिस्कस किया क्या, क्रिएशन, पार्टनरशिप का जो क्रिएशन होता है वो होता है बाय एग्रीमेंट, बट कंपनी का जो क्रिएशन होता है वो होता है बाय लॉ। नेक्स्ट टॉपिक हमने जो डिस्कस किया वो किया बॉडी कॉर्पोरेशन। तो आपको डिस्कस किया कि पार्टनरशिप जो होती है वहां बॉडी कॉर्पोरेट जो होता है वो पार्टनर्स नहीं भी बन सकता, बट आप लोगों की जो एलएलपी है वहां बॉडी कॉर्पोरेट जो होता है वो पार्टनर बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये हमने पीछे डिस्कस किया है। पार्टनरशिप नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहां नोट करवाया हुआ है, इट इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। बट यदि एलएलपी की बात करें तो एलएलपी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी एलएलपी में क्या होता है, एलएलपी फ्रॉम क्या है, सेपरेट है, और फ्रॉम्स के जो ओनर है दैट मींस पार्टनर है वो सेपरेट है, दोनों को सेपरेट कंसीडर्ड किया जाता है। नेक्स्ट परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मींस होता है कि कंटिन्यू वो रन होगी या नहीं होगी। तो पार्टनरशिप फ्रॉम में परपेचुअल सक्सेशन नहीं है, बट एलएलपी में उसका परपेचुअल सक्सेशन है। जब तक एलएलपी को रजिस्ट्रेशन यदि हमने लॉ में करवाया तो उसका वाइंडिंग अप भी बाय लॉ होगा। ठीक है, तो परपेचुअल सक्सेशन में देखना, पार्टनरशिप डू नॉट हैव परपेचुअल सक्सेशन, पार्टनरशिप जो है वो अपना परपेचुअल सक्सेशन नहीं रखती है। लेकिन यदि हम लोग बात करें तो इसमें एलएलपी में क्या होता है, इंडिविजुअल पार्टनर में कम एंड गो, यानी कि इंडिविजुअल पार्टनर चाहे अपनी का पार्टनरशिप फ्रॉम में आए एलएलपी में या एलएलपी से जाए, लेकिन आपकी पार्टनरशिप का जो एलएलपी का जो एग्जिस्टेंस है उसमें किसी भी टाइप का कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, एलएलपी सेम एग्जिस्टेंस में रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो पार्टनरशिप फ्रॉम की बात करें तो पार्टनरशिप में आपको बताया हुआ है मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं और मैक्सिमम होते हैं 50। मिनिमम कितने होते हैं 2 और मैक्सिमम होते हैं 50। इस मैक्सिमम के बारे में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था, CUET 2024 में क्वेश्चन भी पुटअप किया है कि मैक्सिमम पार्टनर 50 आर डिसाइडेड बाय द, तो यहां अपने को ध्यान रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी यहां डिसाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट लिमिटेड लाइबिलिटी में मिनिमम 2 होते हैं लेकिन मैक्सिमम पार्टनर्स की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लाइबिलिटी अनलिमिटेड, एलएलपी का लाइबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, यानी पार्टनरशिप का लाइबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड, पार्टनर जितने भी होंगे उनका अनलिमिटेड होगा। लेकिन एलएलपी में लाइबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है। यदि इस चीज को और एक्सप्लेन करें तो यहां अपने को ध्यान रखना है कि वन जो पार्टनर होता है, वन जो पार्टनर होता है उसका तो होता है लिमिटेड, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, और अदर जो पार्टनर रहेंगे, अदर जो पार्टनर रहेंगे उनका रहेगा लिमिटेड। लेकिन यदि नॉर्मली आपका क्वेश्चन आता है तो वहां अपने को डिस्कस करना है लिमिटेड, एलएलपी में डिस्कस क्या करना है, लिमिटेड। और नॉर्मली वैसे क्या होता है कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में वन पार्टनर का तो होता है अनलिमिटेड और अदर जो पार्टनर्स होता है उनका होता है लिमिटेड। ठीक है, ये जो एलएलपी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं
वो मोस्ट ऑफ आपके सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग है। सीबीएसई में यहां से क्वेश्चंस पुटअप होने की प्रोबेबिलिटी हायर होती है, आरबीएसई में इतना प्रोबेबिलिटी नहीं है। फिर भी हम लोग कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस अपना आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आउट ऑफ 100 में से आउट ऑफ 100 की आपको प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि उसी कंडीशन में आपको 100 मिलेंगे प्रिपरेशन यदि अच्छी रहेगी तो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, देखो हमने डिस्कस किया है एग्रीमेंट को। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में देखो दो प्रकार का होता है, एक होता है रिटन और एक होता है ओरल। यदि आपका एग्रीमेंट रिटन है तो उसको कंसीडर करते हैं पार्टनरशिप डीड। आपने जो एग्रीमेंट बनाया उस एग्रीमेंट को यदि रिटर्न में कर लिया, जितनी भी टर्म्स और कंडीशंस हैं उनको यदि आपने रिटर्न में कर लिया तो उसको कंसीडर किया जाता पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो हम लोग यहां नोट कर रहे हैं कि ए पार्टनरशिप इज फॉर्म, ये वेरी वेरी मोस्ट ध्यान दे लेना, आरबीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो थ्योरेटिकल पोर्शन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ए पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड बाय एन एग्रीमेंट, it is essential that there must be some terms and conditions agreed upon by all the partners। ध्यान से सुनना कि पार्टनरशिप को जब भी क्या किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। और उस एग्रीमेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि जितनी भी अपनी पार्टनरशिप फर्म की टर्म्स एंड कंडीशंस होती है वो उसके अंदर नोट की जाती है। ठीक है, वो रिटन हो चाहे ओरल हो, एग्रीमेंट में वो टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी बताई हुई होगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट देखना, दीज टर्म्स एंड कंडीशंस और एग्रीमेंट्स मे बी रिटन और ओरल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से आपका कि टर्म्स और कंडीशंस जो होगी या फिर ये कहूं एग्रीमेंट जो होगा वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे थ्रू द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट express required that these should be an agreement in writing। ध्यान से सुनना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये चीज एक्सप्रेस की हुई नहीं है, एक्सप्लेन की हुई नहीं है कि आपका एग्रीमेंट जो है वो रिटन में होना चाहिए। दैट मीन्स आपका एग्रीमेंट रिटन और ओरल बोथ में हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, बट इन, यहां नोट भी करवा दिया मैंने, बट इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट, यानी पार्टनर्स के बीच में क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। देखो बिजनेस के पार्टनरशिप में करेंगे तो सीधी सी बात है किसी ना किसी बात को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर होगी, और मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो उनके बीच में डिस्प्यूट होगा, और डिस्प्यूट होगा तो आपको पता है लड़ाई झगड़ा जरूर होगा। सही कि नहीं है? तो यदि वो चीज रिटर्न में हो तो किसी भी टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग या डिस्प्यूट होने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है वो सब रिटर्न में है, तो उसके लिए कोई भी पार्टनर किसी को मना नहीं कर सकता कि नहीं हमने इस तरीके का क्या किया था, आपस में एग्रीमेंट किया था। ठीक है, तो यदि आप लोगों का ऑर्डर है टू अवॉइड ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उनको अवॉइड करने के लिए, डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए, इट इज ऑलवेज द बेस्ट कॉजेज हैव बीन रिटन एग्रीमेंट ड्यूली साइन एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। यानी कि जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट आपका रिटर्न में होना चाहिए, और जितने भी पार्टनर्स हैं उनके साइन होना चाहिए, और पार्टनरशिप एक्ट 1932 में वो क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। समझ गए इस चीज का? इसका मीन्स पार्टनरशिप एक्ट किस चीज को वैलिड कर मानता है, रिटर्न जो एग्रीमेंट होगा उसी चीज को पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या मानता है, सॉरी पार्टनरशिप एक्ट क्या मानता है, वैलिड मानता है। यानी ऑरल एग्रीमेंट को वो वैलिड नहीं मानेगा। तो पार्टनर्स के बीच में किसी भी टाइप का मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, डिस्प्यूट होता है, तो उन सबसे बचने के लिए पार्टनरशिप एक्ट ने कहा कि आप जो एग्रीमेंट करते हो वो एग्रीमेंट किसमें करो, रिटर्न में करो, ताकि किसी भी टाइप का कोई डिस्प्यूट या मिसअंडरस्टैंडिंग पार्टनर्स के बीच में ना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट आपकी क्या आई है, डेफिनेशन आई है पार्टनरशिप डीड की।
पार्टनरशिप डीड के बारे में यदि आपको डेफिनेशन पूछता है तो ये बतानी है, और ये डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डेफिनेशन आप लोगों को बता दी। एग्रीमेंट यदि आपका रिटर्न में है दैट मीन्स नॉन एज पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो यहां नोट करवाया हुआ है कि ए डॉक्यूमेंट्स इन राइटिंग विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट फॉर द पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। यानी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स जो आपका रिटर्न में हो और उस डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, कंटेंट्स लिखे हुए होते हैं, टर्म्स लिखी हुई होती है एग्रीमेंट्स की, तो उसे हम लोग कंसीडर करते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, दैट मीन्स पार्टनरशिप की जितने भी कंडीशंस है या आपके एग्रीमेंट्स के जितने भी कंटेंट्स हैं, उन कंटेंट्स को यदि क्या कर दिया जाए, रिटर्न में कर दिया जाए, तो उसको कंसीडर करेंगे पार्टनरशिप डीड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से आपको क्वेश्चन जो पुटअप होता है वो क्वेश्चन पुटअप होता है व्हाट डू यू मीन्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड किसको कंसीडर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दिस डॉक्यूमेंट्स These documents contains the detail about all aspects affecting the relationship between the partners, including the objectives of the business। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, डिटेल्स वगैरह होती है, जितनी भी क्या होती है पार्टनरशिप की डिटेल्स वगैरह होती है वो इसमें क्या होती है, नोट डाउन होती है। ठीक है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय ईच पार्टनर्स, ईच पार्टनर ने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका क्या होगा, ठीक है, किस रेशियो में वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंड इंटेलमेंट ऑफ द पार्टनरशिप टू बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, इसेट्रा। यानी कि उस पार्टनरशिप डीड में वो सब प्रोविजंस या वो सब कंटेंट्स लिखे हुए होते हैं जो अपने पार्टनरशिप में क्या होते हैं, असेंशियल या इंपॉर्टेंट कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो थ्योरेटिकल पोर्शन है, थ्योरेटिकल पोर्शन को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन ही कर रहा हूं। इन चीजों के आपके नोट्स आपको प्रिपेयर करने, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया मोस्ट ऑफ एग्जाम में क्वेश्चंस वहीं से मिलेंगे। आप लोग एक बार ट्रस्ट करके जरूर देखना इस चीज को, और जब आप एग्जाम में हॉल में बैठोगे और जब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप खुद यकीन करने लग जाओगे कि नहीं, एक्चुअल में सूर्या प्राइम सीकर के ऊपर जो क्लासें मिली थी आपको वहीं से आपको एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखो 12th के लेवल के अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें तो यहां से 4 से 5 कंटेंट्स अपने को लर्न करने हैं, यानी मैक्सिमम जो आपको लर्न करने हैं वो करने हैं 4 से 5। लेकिन मैं टोटल क्यों बता रहा हूं, मैं टोटल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पहले भी कह चुका हूं मैं कि ओनली 12th लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं चला रहे हैं, 12th से आगे के कंटेंट्स भी यहाँ चला रहे हैं। हाँ, न्यूमेरिकल जो पोर्शन रहेगा वो ओनली 12th के अकॉर्डिंग लेंगे। थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो 12th या फिर फाउंडेशन लेवल में थोड़े बहुत कोई कंटेंट्स हैं तो वो हम इंक्लूड करेंगे। ये मैं टोटल कंटेंट्स इसलिए नोट कर रहा हूं क्योंकि 23 जो CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो लगा था उसमें यहां से कंटेंट्स का क्वेश्चन पुटअप हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, नॉट ए कंटेंट्स पूछा था, सॉरी, इनमें से कौन सा कंटेंट्स नहीं है। अब नहीं है वो कब याद होगा, जो है वो याद होंगे आपको, उसी कंडीशंस में रहेगा। तो मोस्ट ऑफ अपने को 12th के अकॉर्डिंग करना है तो 12th के अकॉर्डिंग 4 से 5 कर लेना है। एक बार मैं बता देता हूं टोटली कंटेंट्स। सबसे फर्स्ट क्या है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ फ्रॉम, फ्रॉम का नेम और एड्रेस। इसी प्रकार अपने को किसका नेम और एड्रेस देखना है, पार्टनर्स का नेम और एड्रेस। उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है, पार्टनरशिप जो डीड होती है उस डीड में ये चीजें क्या होती है, नोट होती है। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड और कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स ने कितने अमाउंट कंट्रीब्यूट की है। देखो जब भी पार्टनरशिप फ्रॉम स्टार्ट होती है तो पार्टनर्स के द्वारा अमाउंट कंट्रीब्यूट की जाती है, और जब अमाउंट कंट्रीब्यूट होगी तो ही आपका बिजनेस चलेगा। ठीक है, तो कितनी अमाउंट कंट्रीब्यूट की है, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फ्रॉम, फ्रॉम की अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, किस डेट से किस डेट तक अपने अकाउंट्स क्लोज करे जाएंगे, 31 मार्च तक होगा या 1 जनवरी से 31 दिसंबर रहेगा, जो भी होगा। नेक्स्ट, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम, पार्टनरशिप फ्रॉम स्टार्टअप की डेट क्या है,
यानी किस डेट से आप बिजनेस क्या कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो। नेक्स्ट, रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट को किस तरीके से ऑपरेट किया जाएगा वो रूल्स। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, कि किस रेशियो में आप प्रॉफिट और लॉस क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। मोस्ट ऑफ मैंने बताया सीबीएसई एंड आरबीएसई एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको ओनली क्वेश्चन जो देखने हैं वो देखने हैं 4 से 5, 4 से 5 आपको यहां से देखने हैं जो भी पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स है वहां। ठीक है, कंटेंट्स का मीन्स कि पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी चीजें नोट करना कंपलसरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चलो नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स में आता आपका ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इफ एनी। आपकी पार्टनरशिप की यदि ड्यूरेशन गिवन है कि कितने टाइम पीरियड तक आपकी पार्टनरशिप रन होगी, तो वो ड्यूरेशन आप लोगों की यहाँ कंटेंट्स में नोट होनी चाहिए। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लॉन, ड्रॉविंग एक्सेट्रा, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कितना होगा, आप लोगों की लोन पे इंटरेस्ट कितना पेड करेंगे, वो सब कंटेंट इसमें नोट होते हैं। यदि पार्टनर्स को अपने को सैलरी पेड करनी है, कोई कमीशन पेड करना है, तो वो सब इसमें क्या होते हैं, नोट होते पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर देखो, द राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर, यानी ईच पार्टनर की लाइबिलिटी क्या रहेगी, क्या उसका राइट रहेगा, क्या उसकी ड्यूटीज रहेगी, वो सब चीजें इसमें नोट होती है। नेक्स्ट, मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटेड इफ एनी, यानी ऑडिटर को किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा। देखो ऑडिटर का मीन्स क्या होता है, यहाँ अपने फाइनल अकाउंट का वेरीफाई करने के लिए एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं, उस पर्सन को बोलते हैं ऑडिटर, यानी जो पर्सन अपनी अकाउंट्स को क्या करता है, ऑडिट करता है, वेरीफाई करता है, उसको बोलते हैं ऑडिटर। तो ऑडिटर को अपॉइंट करने की क्या मोड रहेगा, किस तरीके से उसको अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट, रूल टू बी फॉलो इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर, यदि कोई पार्टनर एडमिशन लेता है या रिटायरमेंट होता है या उसकी डेथ होती है, तो क्या रूल और रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, रूल टू बी फॉलो इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ वन और मोर पार्टनर, देखो यदि कोई एक या एक से ज्यादा पार्टनर यदि इंसॉल्वेंट होता है, दिवालिया हो जाता है, तो कौन से रूल और रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे। तो ये सब चीजें आपकी पार्टनरशिप डीड में होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, पार्टनरशिप डीड में और क्या होना चाहिए। नेक्स्ट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन द डिजोल ऑफ द फ्रॉम यदि आपकी डिजोल होती है तो किस तरीके से आपका सेटलमेंट किया जाएगा। डिजोल का मतलब आपकी पार्टनरशिप फ्रॉम यदि बंद होती है किसी भी कारण से, तो आपके फाइनल अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर किए जाएंगे। ठीक है, रूल फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमोंग द पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स के बीच में यदि किसी भी टाइप का डिस्प्यूट होता है, मतभेद होता है किसी भी विचारों को लेकर, तो उनको किस तरीके से सेटलमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट, सेफ कस्टडी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द फर्म, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और आपके जो फर्म्स के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको किस तरीके से सेफ कस्टडियन किया जाएगा, यानी उसको सेफ रखा जाएगा। और लास्ट है, एनी अदर मैटर्स रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, यानी आपके बिजनेस से कंडक्टिंग यदि कोई अदर कोई मैटर है तो उसको किस तरीके से सेटलमेंट किया जाएगा। ये सब चीजें अपनी क्या होती है, पार्टनरशिप डीड में क्या होती है, नोट की हुई होती है।